हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। मेरे साथ आज मेरे एक स्टूडेंट हैं जिनका नाम है प्रीतम। इन्होंने एमएससी एंट्रेंस की तैयारी की थी और एमएससी एंट्रेंस जो है वो क्लियर किया था। उसी के साथ-साथ इन्होंने पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी की थी और पीएचडी एंट्रेंस में सीएसआईआर विद एआईआर 39 क्लियर किया है जेआरएफ में। इसके अलावा डीबीटी भी इन्होंने इस बार क्लियर किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीतम, वेलकम टू बंसल बायोलॉजी। थैंक यू सो मच मैम। एंड प्रीतम कांग्रेचुलेशंस, आपने इतने सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं विद इन लास्ट ईयर 2-3 इयर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस। एंड कैसा फील होता है कि इतने सारे एग्जाम्स आपने क्लियर किए हैं? हाँ मैम, जब मेहनत करके के एग्जाम क्लियर करते हैं तो बहुत बहुत ही अच्छा लगता है। सो प्रीतम, आप बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि आपने कौन-कौन से एग्जाम्स क्लियर किए हैं, क्या-क्या आपके रैंक रहे थे, अगर आप बता पाएँ तो? मैंने गेट बी क्लियर किया था एमएससी एंट्रेंस के प्रिपरेशन के वक्त। उसके बाद बीएचयू पेट क्लियर किया था जूलॉजी वाला। हुँ, हुँ। ठीक है। अभी रैंक तो अच्छे से याद नहीं, गेट बी में तकरीबन 70 के करीब रैंक था शायद। हुँ, हुँ। और उसके बाद एमएससी चलते चलते मेरा नेट का एलएस क्लियर हुआ था हाँ, 2 बार हाँ। विथ 60 रैंक। और एक बार जीआरएफ क्लियर हुआ रिसेंटली। उसके साथ साथ डीबीटी वेट भी क्लियर हुआ था विद इन कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 में इनका क्लियर हो गया डीबीटी, वो भी एक बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अभी इन्होंने पीएचडी भी जॉइन कर लिया है। सो आपने कहाँ पीएचडी जॉइन किया प्रीतम, ये भी ज़रा आप बताएँगे? मैंने बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता में पीएचडी ज्वाइन किया है। बोस इंस्टीट्यूट कलकत्ता में इन्होंने पीएचडी भी जॉइन कर लिया। तो सफ़र काफ़ी लंबा रहा है हमारे साथ प्रीतम का। सो एक-एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी। तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद एमएससी एंट्रेंस। तो सबसे पहले प्रीतम, आपको ये पता कैसे चला कि एमएससी एंट्रेंस जैसी चीज़ भी एक्ज़िस्ट करती है? क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। सो ये ज़रा बताइएगा। मेरे कॉलेज कॉलेज के टीचर्स ने भी बताया था आईआईटी जैम हुँ, हुँ। वगैरह। तब भी गेट भी शायद शुरू नहीं हुआ था फर्स्ट ईयर में। मैंने जब सेकेंड ईयर में था बीएससी का तब शायद गेट भी वाला एग्जाम शुरू हुआ था। मेरा शायद सेकेंड टाइम का मतलब मैंने जब गेट भी क्लियर किया था तब शायद सेकेंड टाइम चल रहा था। हुँ, हुँ, हुँ। तो ऐसे टीचर्स के थ्रू ही मुझे पता चला है कि ऐसे एग्जाम्स भी होते हैं और मैंने प्रिपरेशन भी स्टार्ट किया था करीब मेरा बीएससी सेकेंड ईयर में ही। अच्छा। ओके। पहले जेएनयू सीईवी होता था, फिर वो उसको नाम बदल के गैट भी इन्होंने वैसे कर दिया। तो गैट भी शायद 2020 से ही हमारा जो है एग्ज़ाम शुरू हुआ है, उससे पहले उसको जेएनयू सीईवी कहते थे। सो प्रीतम, आपने जो एमएससी एंट्रेंस की तैयारी की थी, उसका सफ़र कैसा रहा था? उसके बारे में आप बताना चाहेंगे? हाँ, मैंने बहुत रैंडमली स्टार्ट किया था। हुँ, हुँ। ठीक है, फिर आपके कोर्सेज़ देखे मैंने। उस कोर्सेज़ से मैंने नोट बनाया क्योंकि आप नोट बनाने में भी एक टाइम देते थे और बहुत अच्छे मतलब व्हाइट बोर्ड में कराते थे। उससे बहुत बहुत अच्छा होता था मेरा हुँ, हुँ। प्रिपरेशन टाइम। लेकिन बहुत से टीचर्स ऐसे प्रेफ़र करते हैं, मेरा नहीं होता जैसे पावर पॉइंट वगैरह। हाँ, हाँ, तो हाँ। पावर पॉइंट से मेरा उतना अच्छा नहीं होता, इसलिए आपके कोर्सेज़ मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहे थे। ओके प्रीतम। सो प्रीतम, आप जब गेट-बी की तैयारी कर रहे थे, तो आप क्या कोई स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ते थे? क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करते थे? ये सब आप कैसे करते थे? हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले बहुत बुक जो ऑनलाइन में मिलते हैं, वो वाला मैंने खरीदा था। मैं स्टैंडर्ड बुक्स प्रेफ़र कुछ-कुछ टॉपिक्स के लिए करता था, जो मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था। ओके। ठीक है, जैसे कि मैंने ब्रूस एल्बर्ट्स पढ़े थे, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए गिलबर्ट पढ़ा था। कुछ-कुछ टॉपिक्स, क्योंकि हुँ, हर हुँ। एक टॉपिक पढ़ना उतने वक़्त में कंप्लीट करना बहुत मुश्किल बात है। ऑब्वियसली। और इसके अलावा फिर आपने एमएससी जॉइन किया। एमएससी आपने कहाँ जॉइन की थी प्रीतम? कहाँ से आपने एमएससी की? बीएससी, एमएससी दोनों ही बर्डवान यूनिवर्सिटी से था। अच्छा, ओके। और एमएससी के दौरान फिर आपने सीएसआईआर की तैयारी शुरू कर दी थी। सो सीएसआईआर की तैयारी आपने कब शुरू की थी? कितने टाइम तक आपने सीएसआईआर की तैयारी की थी प्रीतम? मैंने एमएससी एनरोल करने से पहले ही, हुँ, जब हुँ। मैं बीएससी फाइनल में था, हुँ, तब हुँ। से ही मैंने सीएसआर वाला प्रिपरेशन शुरू कर दिया था। अच्छा। इसलिए कुछ यूनिट एमएससी फर्स्ट ईयर चलते चलते मेरे बहुत सारे यूनिट कंप्लीट हो चुके थे। 4-5 यूनिट हो चुके थे। तो मैंने उस टाइम मेरा एलएस क्लियर हो चुका था हुँ, हुँ, हुँ। पहले अटेम्प्ट में ही। तो ऐसे ही चला और तकरीबन 8-9 यूनिट करने के बाद मेरा इस बार जीआरएफ निकल गया।
8-9 यूनिट करके जेआरएफ निकल गया, तो मतलब ये हम बता सकते हैं स्टूडेंट्स को कि अगर आप चाहें 8-9 यूनिट्स को अच्छे से पढ़ें, तो क्लियर इतनी अच्छी रैंक से किया जा सकता है। मतलब बच्चे बोलते हैं ना कि 13 की 13 यूनिट करनी ज़रूरी है क्या? सो प्रीतम, आपका पहले रॉ स्कोर बताइए, रॉ स्कोर कितना था अगर आपको याद हो सीएसआईआर में? 129.5। 129.5 स्कोर था। सो प्रीतम, आपने कौन-कौन सी 9 यूनिट्स करी थी प्रिपेयर, आप बता सकते हो? मैंने सेल बायो सेल सिग्नलिंग किया था, हुँ, हुँ। डेवलपमेंटल बायोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी किया था, हुँ, हुँ। इकोलॉजी एवोल्यूशन किया था, हुँ। उसके साथ साथ जेनेटिक्स किया था हुँ, हुँ, हुँ। आपके कोर्सेज के साथ, हुँ। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी किया था, हुँ, हुँ। और टेक्निक्स टेक्निक्स करके गया था, और अप्लाइड के थोड़े बहुत पार्ट्स देखे थे। बायोकेमिस्ट्री मैंने प्रोटीन और एंजाइम बायोकेमिस्ट्री वगैरह थोड़ा देख लिया था, और बाकी पार्ट छोड़ दिया था। ओके, सो और ज़्यादातर एनिमल स्टूड फिजियोलॉजी एनिमल फिजियोलॉजी? कंप्लीटली मैंने छोड़ दिया था। सो बेसिकली आपने 8 से 9 यूनिट्स बहुत अच्छे से की, 1-2 यूनिट बस थोड़ा-थोड़ा पढ़ लिया और बाकी के 2-3 यूनिट जैसे कि डाइवर्सिटी, एनिमल फिजियोलॉजी आपने पूरी छोड़ दी थी, राइट? सो कोई हाँ, स्ट्रैटेजी हाँ। थी प्रीतम, जो आपने कोई स्ट्रैटेजी छोड़ी सोची थी कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, ऐसा कुछ था? कोई स्ट्रैटेजी वगैरह? हाँ, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस किए थे। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं, मॉडल क्वेश्चन भी किए थे। हाँ। तो इससे मुझे ऐसा लगा था कि कौन कौन से पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो वो वाला पार्ट मैंने अच्छे से कर लिया था। क्योंकि आप देखिए, एक पकड़ लीजिए जैसे डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अब डेवलपमेंटल बायोलॉजी का हर एक स्टैंडर्ड बुक उठाकर हर एक टॉपिक करना पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियसली। इसलिए जो जो टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, वो मैंने कर लिया था। मतलब वो स्मार्ट स्टडी प्रेफर किया था तुमने इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क करने के, मतलब हार्ड वर्क तो आपने किया ही किया, लेकिन उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क आपने बहुत सारा किया कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को अच्छे से एनालिसिस कर लो, देख लो कि भाई कहाँ कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन, सारे टॉपिक्स कहाँ कहाँ के इंपॉर्टेंट है। वेरी नाइस। और इन सब के भी नोट्स बनाए थे क्या आपने? जैसे एमएससी एंट्रेंस में आपने नोट्स बनाए थे, तो इन सब के भी हाँ, नोट्स हाँ। बनाए थे? हाँ, मैंने एमएससी एंट्रेंस के भी नोट बनाए थे, और आपके कोर्सेज से भी नोट बनाए थे पीएचडी के लिए, सीएसआई के लिए। सो आपको ऐसा लगा प्रीतम की जो आपकी गैट की प्रिपरेशन थी वो आपको सीएसआर में, या एमएससी एंट्रेंस की जो प्रिपरेशन थी वो आपको सीएसआर में कुछ हेल्प की, ऐसा लगा आपको? बहुत बहुत ज्यादा हेल्प किया था। वो वाला प्रिपरेशन बहुत ज्यादा हेल्प किया था। क्योंकि पहले जो एमएससी एंट्रेंस वाला प्रिपरेशन था, उसके लिए मैंने हार्ड वर्क बहुत ज्यादा किए थे। तब इतना स्मार्ट वर्क के बारे में पता नहीं था। हाँ, हाँ, हाँ। तो तब बहुत सारा पढ़ाई किया था, वो काम आया। ओके, तो वो आपका सीएसआर में फिर फाइनली काम आ गया। सो तुम कैसे नोट्स बनाते थे प्रीतम, वो बता सकते हो कि किस तरीके से नोट्स बनाते थे? नोट्स बनाते टाइम क्या कोई स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते थे? कैसे तुम फोकस करते थे? नोट्स बनाने के वक्त मैंने आपके कोर्सेज से ही नोट बनाया है। वो मेरे लिए मोर देन इनफ था। हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि आप लिखने का टाइम भी देते थे, हुँ, वो हुँ। बहुत अच्छे से हो जाता था। हुँ, हुँ, हुँ। और मतलब बिल्कुल कॉन्साइज मैनर में हो जाता था, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। और नोट बनाते वक्त मैंने स्टैंडर्ड बुक फॉलो नहीं किया था। अगर कोई यूनिट मुझे करने में ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा था, तो मैंने वो वाला टॉपिक स्टैंडर्ड बुक से थोड़ा बहुत देख लिया था। अच्छा, बट एज़ सच से स्टैंडर्ड बुक बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन के टाइम पे नहीं पढ़ी थी। नहीं, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा। और इसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस का तुम प्रीवियस ईयर पेपर्स को ही सॉल्व करते थे? हाँ, हाँ। एक ही प्रीवियस बार क्वेश्चन सॉल्व से किया या बहुत बार? बहुत बार किया है। अच्छा। क्योंकि एक बार करने के बाद कुछ टाइम बाद वो क्वेश्चन याद नहीं रहता, इसलिए मतलब 1-2 महीने बाद बाद करने से हो जाता है अच्छे से। ये 1-2 महीने बाद जब हम करते हैं तो याद भी नहीं रहता कि अच्छा ऐसा कोई क्वेश्चन हमने किसी ज़माने में हाँ, सॉल्व हाँ, किया था, वो बिल्कुल नया क्वेश्चन ही लगता है वैसे। हाँ। सो प्रीतम, मैं आपसे पूछ रही थी कि जैसे कि आपने एलएसपी किया, क्लियर किया, एक बार जेआरएफ क्लियर किया, तो आपको क्या लगा कि पहली बार आपने क्या गलतियाँ की, आपसे कुछ ऐसी मिस्टेक्स हुई जिसकी वज़ह से जेआरएफ नहीं निकला, एलएस निकला? हाँ, मैंने मेरा 2 बार एलएस निकला था। हुँ, हुँ। 2 अटेम्प्ट में पहले। वो भी दोनों बार ही मेरा एलएस का 60 रैंक आया था। अच्छा, थर्ड अटेम्प्ट में मेरा जेआरएफ क्लियर हुआ। ओके, तो मेरे दोनों अटेम्प्ट में सबसे बड़ा मेरा गलती था, मैंने एप्टीट्यूड वाला सेक्शन बिल्कुल नहीं किया था। ओके, तो पहले बार मेरा शायद एप्टीट्यूड से 5.5 या 6 मार्क्स आए थे। सेकेंड अटेम्प्ट में मेरे 2.5 मार्क्स आए थे एप्टीट्यूड सेक्शन से। ओके। और इस बार एप्टीट्यूड सेक्शन से करीब 11.5 मार्क्स आया है। अच्छा। तो इसलिए एप्टीट्यूड एक की रोल प्ले करता है रैंक बूस्ट करने में।
सो आपने किस तरीके से इतना इम्प्रूव किया, मतलब 2.5 से 11.5 मार्क्स किस तरीके से आपने इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट किया प्रीतम? मैं इसके लिए ज्यादा वक्त भी नहीं दिया, करीब 15-20 दिन। और हम्म। यूट्यूब में बहुत रैंडम वीडियोस मिलते हैं एप्टीट्यूड सेक्शन के लिए क्लियर करने के लिए, तो मैंने कुछ रैंडम वीडियो देख लिए थे, और कुछ जो पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जैसे कि क्लॉक प्रॉब्लम, कैलेंडर प्रॉब्लम्स, ऐसे प्रॉब्लम थोड़े देख लिए थे, तो क्लियर हो गया था। मतलब अच्छा। ठीक ठाक नंबर आ गए थे। हाँ, मतलब जनरल एप्टीट्यूड पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान भी देने की जरूरत नहीं है, अगर आप थोड़ा बहुत भी ध्यान दे दोगे तो उससे निकल जाता है, बस आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए सो दैट आपका टाइम बच जाए। सो ये चीज रहती है। सो प्रीतम, इस बार आपकी एग्जाम जो लिखने की या देने की स्ट्रैटेजी क्या थी? कौन से सेक्शंस आपने पहले किए, कौन से सेक्शन बाद में किए, किस तरीके से आपने 3 आवर्स डिवोट किया था? मैं जब भी CSR का एग्जाम देता था, सेक्शन सी पहले कर लेता था, क्योंकि उसके लिए वक्त चाहिए होता है, और बहुत ज्यादा सोचने की भी जरूरत होता है, इसलिए वो वाला सेक्शन मैंने पहले कर लेता था। तो मतलब 50-55 क्वेश्चन अच्छे से देख पाता था, बाकी क्वेश्चन अच्छे से देख नहीं पाता था, क्योंकि उतना टाइम भी नहीं होता है। तो उसके बाद सेक्शन बी देखता था। सेक्शन बी में मेरा दोनों बार ही, पहले दोनों बार ही बहुत नेगेटिव मार्किंग्स गए थे हम्म। सेक्शन बी में। तो इस बार मैंने बहुत गिन चुन के क्वेश्चन किए थे सेक्शन बी में, अच्छा। कि नेगेटिव ना आ जाए, नंबर भले ही अच्छे ना आए लेकिन नेगेटिव ना आ जाए। तो ऐसे किया था, और लास्ट में सेक्शन ए करता था। अच्छा। सो मतलब किस तरीके से रोका अपने आप को क्वेश्चन सॉल्व करने से? क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन सॉल्व करने से खुद को रोकना बहुत मेहनत का काम है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं रुका जाता, लगता है यार मार देते, यार मार देते, ऐसा लगता है। सो ये कैसे रोका? हाँ, मैंने डीबीटी के पहले ये थोड़ा अडॉप्ट कर लिया था हाँ। कि इस बार नेगेटिव नहीं करना है, इसलिए मेरा डीबीटी में भी नेगेटिव नहीं गया। और CSIR भी मैंने वही उस स्ट्रेटजी सेम रखा, और बिल्कुल नहीं किया। मैंने सोच लिया था नेगेटिव नहीं जाना है, लेकिन दोनों बार ही मेरा, पहले दोनों बार ही बहुत नेगेटिव गए थे सेक्शन बी से। सेक्शन सी उतना मेरा नेगेटिव नहीं जाता, लेकिन बी में बहुत ज्यादा गए थे। अच्छा। सो बेसिकली आपके जो पास्ट एक्सपीरियंस थे उसने आपकी मदद कर दी, क्योंकि आपने पास्ट में गलतियां की थी, तो वो उसने आपको मदद कर दिया कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर, ऐसे ऐसे कर। इसके अलावा एग्जाम टाइम पे कुछ ऐसे एंजाइटी, फियर लगता है प्रीतम आपको, और उसको किस किस तरीके से हैंडल करते हो आप? ऐसा कुछ होता है कभी एग्जाम में? एग्जाम एग्जाम देते वक्त मुझे बिल्कुल कुछ याद नहीं रहता क्वेश्चंस के सिवाय। हाँ। मतलब मेरे दिमाग में वही घूमता है, तो एग्जाम्स के वक्त नहीं आता था। एग्जाम से पहले थोड़ा बहुत एंजाइटी आता था, लेकिन उसको मतलब ऐसे ही छोड़ के सोचना पड़ता है कि अब मुझे अपना पढ़ाई तो करना ही है। ऑब्वियसली। तो मतलब ध्यान भटका लेते थे तुम, की कोई बात नहीं, एग्जाम कर लेते हैं, बाद में देख लेंगे, जो होगा सो होगा। हाँ। सो प्रीतम, आपने डीबीटी भी क्लियर किया है, सीएसआईआर नेट भी क्लियर किया है, दोनों एग्जाम्स क्लियर किए हैं। सो दोनों एग्जाम्स की अप्रोच क्या डिफरेंस है? कुछ आप बता सकते हैं कि आपको क्या क्या डिफरेंस लगा दोनों में? डीबीटी में जैसे बहुत इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस होते हैं, हम्म। और इस बार डीबीटी का कट ऑफ भी बहुत ज्यादा गया था, मतलब हम्म। अनएक्सपेक्टेड ज्यादा गया था। हम्म। तो वो एक ड्रॉबैक रहता है, क्योंकि सीट शायद कम रहता है डीबीटी में। हाँ। तो तो वैसे डीबीटी में इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, और कुछ यूनिट जैसे जैसे कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग वाला, वो वाला पार्ट मैंने नहीं किया था। अच्छा। बायो इन्फॉर्मेटिक्स मेरा थोड़ा बहुत क्लियर था, तो उससे कुछ क्वेश्चंस मेरे बन गए थे। अच्छा। तो ऐसे ही मतलब दोनों का यही मतलब एक्सेप्शन है कि CSR में थोड़े सोचने वाले क्वेश्चंस, एनालिटिकल क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, और डीबीटी में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते सीएसआई नेट में पार्ट भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, और उसमें बहुत सोचना पड़ता है, हर एक क्वेश्चन को देखना पड़ता है बहुत अच्छे से, फिर ही हो पाता है। तो तुमने जो अलग से यूनिट्स है सीएसआई नेट के अलावा, डीबीटी के लिए कोई और यूनिट भी पढ़ी थी? क्योंकि डीबीटी में काफी सारी चीजें अलग भी आती हैं, तो वो कुछ पढ़ा था या हैं। हाँ, नहीं? डीबीटी के लिए मैंने बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाला पार्ट ही एक्स्ट्रा किया था, और कुछ पार्ट एक्स्ट्रा नहीं किया था। और सब आपने सीएसआर वाला जो था वही आपको हेल्प कर गया? हेल्प कर गया। सो प्रीतम, इसके अलावा जैसे अभी आपने बूस्ट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है, तो आप मुझे बता सकते हो कि एक बार अगर स्टूडेंट सीएसआर क्लियर कर लेता है, उसके बाद जब वो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो पूरा सफर क्या होता है, बच्चे को क्या क्या करना पड़ता है सीएसआर क्लियर करने के बाद?
हम जब कोई एग्जाम का प्रिपरेशन देते हैं, एमएससी एंट्रेंस वगैरह या फिर सीएसआर नेट, तब हम एक ही चीज सोचते हैं कि हमें एग्जाम क्लियर करना है। हुँ, इसके लिए हम अपना मतलब जो पीएचडी इंटरव्यू होता है या काम होता है, उसके लिए एक बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट डिजाइन या थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा। वो वाला पहले से ही मतलब सीएसआई क्लियर करने से पहले ही वो वाला पार्ट क्लियर होना चाहिए हुँ, कि हुँ, मैं हुँ। कैसे एक्सपेरिमेंट डिजाइन करूँ, इसके लिए पेपर पढ़ना होता है। वो वाला पार्ट क्लियर रहना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे हैं कि सीएसआई तो क्लियर कर लेते हैं विथ बहुत अच्छा रैंक, हुँ, लेकिन हुँ। पीएचडी इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते। अच्छा, ठीक है, वो वाला पार्ट के लिए थोड़े खुद के थॉट प्रोसेस अच्छे होने चाहिए, और वो भी एडॉप्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो तो इनेट नहीं होता ना। तो ऑब्वियसली। वैसे ही पेपर पढ़ना पड़ता है। तो तुम रिसर्च पेपर्स वगैरह पढ़ते थे अपने एमएससी के टाइम पे? हाँ, एमएससी के वक्त थोड़ा बहुत पढ़ता था। ठीक है, तो ऐसे ही मेरे कुछ सीनियर्स थे, मतलब वो भी थोड़ा बहुत हेल्प करते थे कि कैसे करना पड़ता है। अच्छा, वही। ओके। सो फॉर एग्ज़ाम्पल प्रीतम अभी-अभी किसी ने सीएसआई क्लियर किया है, उसके बाद एप्लीकेशन निकलते हैं यूनिवर्सिटीज़ के पीएचडी के लिए, वो अप्लाई करते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद फिर वो आपका इंटरव्यू लेते हैं? हाँ हाँ, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में सिंगल राउंड इंटरव्यू होता है, कुछ में हाँ। डबल राउंड इंटरव्यू होता है, हुँ, हुँ, हुँ। कुछ में शायद रिटेन टेस्ट भी होता है पहले इंटरव्यू के पहले। ओके। तो वैसे ही मैंने सो सिर्फ दोनों जगह इंटरव्यू दिया था। हुँ, मेरा हुँ। एक ही जगह जगह क्लियर हुआ है, तो अच्छा। वही। सो बोस इंस्टीट्यूट में आप अपने एक्सपीरियंस बताएँगे इंटरव्यू का? आपके से किस तरह के क्वेश्चन्स पूछे गए थे? क्या था आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस? वो आप कुछ बता पाएँगे? हाँ, फर्स्ट राउंड इंटरव्यू बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। वहाँ पे मुझे ज़्यादातर पहले मुझे पूछा गया था स्पेशलाइज़ेशन कौन-सा हाँ, है? हाँ, हाँ। मेरा था एंटोमोलॉजी, ठीक हाँ, है? लेकिन मैंने एंटोमोलॉजी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। तो उसके उस वक़्त मुझे बहुत नर्वसनेस फ़ील हो रहा था, अब मुझे एंटोमोलॉजी ना पूछ ले। तो फिर मुझे देखा मैंने कि उन्होंने सेल बायोलॉजी या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे। लेकिन जो सेकंड राउंड इंटरव्यू होता है, उसमें बहुत एनालिटिकल क्वेश्चंस वो पूछते हैं। जैसे कि हम मतलब एक प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन को स्टडी करने के लिए कैसे कर पाते हैं, कैसे पुल डाउन करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस। तो और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पर सिंगल राउंड इंटरव्यू होता है। ओके, उस सिंगल राउंड इंटरव्यू में उन वो सारे एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि सीएसआर एफिलिएटेड लैब्स। ओके। सो आपसे जब पहले पहले राउंड की हम बात करते हैं पहले कि आपसे सेल बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे गए। सो वो क्या आपको लगे जो आपने सीएसआईआर की प्रिपरेशन की उसी लेवल के क्वेश्चंस आपको लगे? हाँ, तकरीबन उसी लेवल के क्वेश्चन, कुछ अलग नहीं था। कुछ अलग नहीं था। और जब हम सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको लगा कि उसमें अगर स्टूडेंट टेक्निक्स बहुत अच्छे से पढ़े, तो उसमें उसको कहीं कुछ हेल्प हो सकती है सेकंड राउंड में मतलब या टेक्निकल राउंड में जो भी है? हाँ, टेक्निक्स पढ़ना तो पड़ता है, लेकिन कौन से टेक्निक हम कब यूज़ करते हैं, हाँ, वो भी हाँ, हाँ। जानना पड़ता है। वो भी क्योंकि जानना। एक प्रोसेस के लिए मल्टीपल टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन कौन से टेक्निक किस वक़्त यूज़ करना ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, किस-किस माने मतलब हमको ड्रॉबैक भी देखना पड़ता है कि इस टेक्निक को यूज़ करने का क्या ड्रॉबैक है, हुँ, अल्टरनेटिव हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भी चीज़ें देखना पड़ता है हम। तो जो ज़्यादा एप्रोप्रिएट होता है, वो यूज़ करना पड़ता है, वो भी हमें पता होना चाहिए। ओके। सो मतलब टेक्निक्स अच्छे से करी हो और अगर किसी ने कॉलेज में परफॉर्म किया हो तो और अच्छी बात है, कोई इंटर्नशिप में गया हो तो हाँ। शायद और अच्छी बात है। हमारे बीएससी और एमएससी में बिल्कुल भी प्रैक्टिकल्स नहीं होते थे, बिल्कुल हाँ, भी नहीं। अच्छा, ये मेरे लिए एक बुरा एक्सपीरियंस रहा है कि मैं मुझे हैंड्स ऑन बिल्कुल पता नहीं था। तो अभी पीएचडी में एनरोल करके थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ, ऐसा अच्छा। नहीं। सो मतलब तुम एक एक तरीके से तुम ये बोल सकते हो कि तुमने यहाँ पर बिना किसी एक्सपेरिमेंट किए तुम्हारा आराम से पीएचडी में हो गया, इतने अच्छे हो गया, मतलब आराम से मतलब मेहनत करके हो गया, तो कोई अगर स्टूडेंट जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो भी कर सकता है ये चीज़। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ना हाँ, डरते रहते हैं कि नहीं मैम एक्सपीरियंस नहीं है, मैम क्या करें, कभी लैब में गए ही नहीं है। सो बट किया जा सकता है। जिनका एक्सपीरियंस होता है उनका थोड़ा बहुत ज़्यादा हेल्प रहता है, जो अच्छा। इंटर्नशिप किए होते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन ऐसे भी किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम सो तुम्हें अभी लगता है कोई दिक्कत होती है तुम्हें कि मतलब अगर तुम पहले कर लेते तो ऐसा कोई ऐसा लगता है कभी दिक्कत लगती है, फ़ील होता है?
हाँ, अभी थोड़ा बहुत लगता है कि अगर ये मैंने पहले सीखा हुआ होता तो मैं काम बहुत फास्ट कर लेता। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे सीखना पड़ रहा है, वही बात, कुछ नहीं। धीरे-धीरे सीखना पड़ेगा। सो प्रीतम, अगर एक बार किसी ने इंटरव्यू कर लिया, इंटरव्यू क्लियर हो गया, उसके बाद का क्या प्रोसीजर रहता है? इंटरव्यू क्लियर करने के बाद नॉर्मल रजिस्ट्रेशन होता है और ज्वाइनिंग होता है, और कुछ नहीं। नॉर्मल रजिस्ट्रेशन और ज्वाइनिंग हो जाता है। वेरी नाइस प्रीतम। सो प्रीतम, अगर कोई स्टूडेंट अब तैयारी कर रहा है CSIR के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए फॉर एग्जांपल कोई तैयारी कर रहा है, तो आप उनको कुछ बताना चाहेंगे, अपने एक्सपीरियंस से कुछ शेयर करना चाहेंगे? मेरा एक्सपीरियंस से यही बोलना चाहता हूँ, एप्टीट्यूड पार्ट को मतलब एग्जाम से पहले जरूर थोड़ा बहुत देखना चाहिए। और प्रीवियस ईयर एंड मॉडल क्वेश्चन जहां से भी मिले, प्रैक्टिस बहुत बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका होता है। हम्म, 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 ये तो बात मैं ये क्या कहती भी थी क्लास में कि अगर आपको रिवाइज करना है और नॉर्मल रिवाइज में अगर आपको बोर हो रहा है, आफ्टर अ टाइम बोर होने लगता है ना वही सेम सेम चीज, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। वो बहुत अच्छा तरीका है हाँ, रिवीजन का। मार्केट में आजकल ऐसे ही बुक्स मिलते हैं जहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया होता है, हाँ, वो हाँ, भी हाँ। अच्छा होता है। वो भी अच्छा रहता है। इसके अलावा प्रीतम, मुझे ये भी प्रश्न था कि जैसे जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 13 की 13 यूनिट्स पढ़नी है, या कोई यूनिट को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, और इतना अच्छा रिवीजन नहीं करते हैं। सो आपको उसमें क्या लगता है, क्या करना चाहिए? क्योंकि आपने क्लियर किया तो आप बता सकते हो। कम यूनिट पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, यही अच्छा, बात है। कम यूनिट आठ पढ़ो, नौ रिवाइज ज्यादा करो। 8-9 यूनिट इज मोर देन एनफ। ओके। एंड उसके साथ रिवीजन बहुत बार करना चाहिए। मतलब 5-6 बार मैंने डेवलपमेंटल बायोलॉजी रिवीजन किया था 11 बार। 11 बार? अच्छा। ऐसे दैट्स मतलब नाइस। रिवीजन की फैक्ट होता है। तो रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। इसके अलावा प्रीतम, ऐसा लगा था कोई क्वेश्चन एग्जाम में कि यार शिट, ये नहीं करना चाहिए था, ये गलत कर दिया, ऐसा कुछ बुरा लगा था किसी क्वेश्चन के लिए? नहीं, क्वेश्चन करने के बाद मतलब तब ऐसा कुछ नहीं लगता था। जब आंसर की निकलता था हाँ, तब आंसर की। लगता था कि हाँ। मैं गलती कर दी। अरे ठीक है, हाँ। मेरे पार्ट सी में 25 में से 23 सही गए थे, दो हम्म। गए थे, तो वो वाला बहुत बुरा लगा था। अच्छा। सो तुमने पार्ट सी में 90 क्वेश्चन तो तुम्हें पार्ट सी में ही मिल गए थे, बाकी 39 क्वेश्चन, 39 मार्क्स फिर तुमने A और B सेक्शन से निकाले। सो हाँ, पार्ट सी में अगर कोई बच्चा 90 मार्क्स निकाल लेता है ना, तो मतलब फिर तो उसकी चांदी हो जाती है, फिर उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, फिर तो उसके हो जाते हैं क्लियर। सो ये बात रहती है। चलिए प्रीतम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर PhD, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा करोगे इस फील्ड में। थैंक यू सो मच प्रीतम फॉर ज्वाइनिंग विद अस।